नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। हाँ, मुझे पता है कि सेकंड क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो ये क्लास मैं छोटी ही रखूँगा। चलिए, इसके अंदर हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टेक्स्ट बुक्स के बारे में। तो देखिए, जैसे कि सुबह भी हम बात कर चुके हैं कि हमारे जो मटेरियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑथेंटिक मटेरियल और नॉन ऑथेंटिक मटेरियल। जब हमने रीडिंग की बात की थी, ठीक है, उसके अंदर हमने बात की थी ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक मटेरियल के बारे में, हालांकि उसमें एक लाइव भी था, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑथेंटिक मैंने सुबह भी बताया था कि वो होते हैं जो अलग से हमारे टीचिंग के लिए नहीं बनाए जाते, वो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। वो ट्रेन टाइम टेबल या टीवी कमर्शियल्स होते हैं, मतलब वो रिटर्न फॉर्म में अगर देखा जाए तो ट्रेन टाइम टेबल, एडवर्टीजमेंट, पोएम्स, रिटर्न रेसिपीज़, मतलब ये सारी चीज़ें होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, जो भी चीज़ें होंगी ये ऑथेंटिक मटेरियल वो होगा जो बस बनाया इन द सेंस कि वो डेली लाइफ के लिए बनाया है, ना कि कोई एक ख़ास लर्निंग पर्पज़ के लिए नहीं बनाया कि लैंग्वेज लर्निंग हो बच्चों की, ठीक है। तो ये वो होते हैं, लेकिन ये यूज़फुल होते हैं कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। अगर इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान से यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे रियल लाइफ में भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आता है भाई नॉन ऑथेंटिक मटेरियल, ये स्पेशली डिज़ाइन किए होते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसके अंदर मेनली हमारा ग्रामर्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। अब उस उनमें टेक्स्ट बुक आ सकते हैं, बिग बुक्स आ सकते हैं, चार्ट्स आ सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे हम बिग बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वो होते हैं जिसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वर्कशीट बच्चों से ली जाती है, टेस्ट लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बिग बुक्स के बारे में। तो भाई एक आध बार सीटेट में पूछा गया है कि बिग बुक्स क्या होती हैं या इस तरह का होता है। तो जो बिग बुक्स होती हैं ना, ये छोटे बच्चों के लिए होती हैं मेनली। ये स्टोरी बुक्स होती हैं जिसके अंदर बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं, उसमें लिखा कम होता है, लेकिन एक तरह से पिक्चर्स के अंदर जो एक्शन होते हैं और वो कलरफुल पिक्चर्स होते हैं और उसको इलिस्ट्रेट किया गया होता है। और जो लिखा कम होता है वो बहुत सिंपल सेंटेंस लिखे होते हैं, एक दो सेंटेंस लिखे होंगे। वो पूरी की पूरी बुक हमारी मेनली पिक्चर से भरी होती है, तो इसको कई बार पिक्चर बुक भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टोरी डिवाइडेड। अब वो उसके अंदर कई पेजों तक एक ही स्टोरी चलती है। वो स्टोरी होती है वो कई सीन्स के अंदर डिवाइड होती है। जैसे प्ले होता है ना, प्ले के अंदर सीन होते हैं, तो इसके अंदर भी सीन होते हैं कि अगर आप पढ़ा हुआ ना भी देखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पिक्चर से आप देख सकते हो, पिक्चर्स को देख के बता सकते हो कि हाँ इस सीन में क्या हो रहा होगा। लेकिन उसके अंदर फिर भी बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ लाइनें लिखते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, जिससे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने में यूज़ करें, जिसको आगे जाके हम देखा जाए तो कॉमिक्स वगैरह में भी यूज़ किया गया था। कॉमिक्स वगैरह में भी तो यही होता था, पूरा एक बड़े पेज पे के ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती थी और छोटे से एक एरिया के अंदर कुछ लाइनें लिखी होती थी, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए, लेकिन बिग बुक्स कॉमिक्स से कैसे अलग हैं, कॉमिक्स से कैसे अलग हैं बिग बुक्स। इसके अंदर जो ये हमारी टेक्स्ट बुक से या फिर हमारी नोटबुक से बड़ी होती हैं ये बिग बुक्स, ठीक है। कॉमिक्स जबकि हमारी छोटी होती हैं, जिसको आप आराम से बुक्स के अंदर डाल के आप छुपा के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिग बुक्स रिलेटिवली बड़ी होती हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए, हमारी थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग की मेनली दो तरह की थ्योरीज़ हैं। एक तो हमारी है कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और एक है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, इसके अंदर क्या कहते हैं, कोग्निस्टिक थे जो बंदे, वो ये मानते थे कि हर बंदे के अंदर एक मेंटल कैपेसिटी होती है जो उसको नेचुरली मिली होती है, जिससे वो लैंग्वेज कर पाता है, लैंग्वेज लर्न कर पाता है, या ये मैं बात कहूँ तो ये एक्वायर कर पाता है। इनका ये मानना था अगर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी है तो वो ज़्यादा बेटर लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज़ के बारे में कि बिहेवियरिस्ट क्या मानते थे इस बारे में। देखिए, ये मानते थे कि जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो एक स्किल नहीं है, वो एक हैबिट है, और उसको बस हम हैबिट फॉर्मेशन करेंगे ना तभी हमारी लैंग्वेज लर्न हो सकती है। और वो हैबिट फॉर्मेशन कैसे होगी कि आसपास जितना रिच एनवायरनमेंट दोगे ना आप लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो हैबिट हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी बच्चों की, और वो ऑटोमेटिकली
लैंग्वेज को लर्न कर लेगा। तो बिहेवियरिस्टिक का मानना ये था कि एबिलिटीज़ वगैरह कुछ नहीं है, हर बच्चा हर तरह से सीख सकता है। कोग्निस्टिक कह रहे थे कि जिसकी स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी होगी वो उतना बेटर सीखेगा, लेकिन बिहेवियरिस्टिक कह रहे थे कि रिच एनवायरनमेंट दे दो, हर बच्चा सेम लेवल का सीख लेगा। ये बिहेवियरिस्टिक का था। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए हमारी कुछ एकेडमिक स्टैंडर्ड की ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक सेकंड, हाँ, तो कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं? टोटल 6 हैं भाई। ठीक है, पहली आती है लिसनिंग और रिस्पोंडिंग। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हियरिंग और लिसनिंग के अंदर फ़र्क है। हियरिंग है फिजियोलॉजिकल, ये एक शारीरिक एक्टिविटी है, जबकि लिसनिंग है एक कोग्निटिव प्रोसेस है। सुनना, समझ रहे हो, एक हियरिंग एक जब हम कानों से सुन रहे हैं चीज़, और लिसनिंग है जब हमें चीज़ समझ आ रही है और दिमाग हमारे जा रही है, तो वो लिसनिंग है। आप किसी जो लैंग्वेज आपको नहीं आती आप उसको लिसन नहीं कर सकते, आप उसको हियर करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही। तो लिसनिंग एंड रिस्पोंडिंग की बात यह है कि जो चीज़ आपको समझ आएगी वो लैंग्वेज होगी, जो लिसनिंग होगी ना उसी पे आप रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, हियरिंग का तो आपको यही नहीं पता चलेगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन हियरिंग लिसनिंग के लिए ज़रूरी है। आपको भाषा समझ जरूर आती है, लेकिन अगर वो कम वॉल्यूम में है जिससे आपको सुनाई ही नहीं दी वो, तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, तो ये एक बेस है लिसनिंग के लिए, हियरिंग लिसनिंग के लिए एक बेस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग इज अटैच टू हियरिंग व्हेन वी लिसन टू समथिंग। समझ रहे हो, मीनिंग अटैच हो जाता है हियरिंग के साथ जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। लिसनिंग comprehension इज गेटिंग द जिस्ट ऑफ व्हाट इज लिसन टू। लिसनिंग कम्प्रीहेंशन क्या होता है? हमें एक तरह से समरी निकालते हैं कि हमने क्या सुना है। ठीक है, अब देखिए लिसनिंग एंड रिस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती हैं, वो सारी हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग लिसन टू, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अब वो ओरल में भी हो सकता है और अगर पढ़ रहे हो तो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड आता है हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है भैया किसी चीज़ का मीनिंग मिल जाए हमें गिवन टेक्स्ट हमें पता चल जाए बच्चे को, और डेवलप है नॉलेज हो जाए हमें लैंग्वेज की। ठीक है, तो ये बच्चे को आना चाहिए। तो दो कंसेप्ट हो गए हमारा। तीसरा होता है कन्वेंशन ऑफ राइटिंग, चौथा होता है ग्रामेटिकल अवेयरनेस। देखिए इसको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा। कन्वेंशन ऑफ राइटिंग क्या है कि राइटिंग हमारी स्किल हो जाए कि जिससे फ्रीली बच्चा लिख पाए। ठीक है, और वो फॉर्मेट उसका सही हो, पंक्चुएशन ठीक हो। पंक्चुएशन मार्क के बारे में मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था आपको, और पैराग्राफ राइटिंग भी आपकी ठीक रहे। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग वो अच्छे से कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामेटिकल अवेयरनेस भैया, ग्रामेटिकल अवेयरनेस के अंदर क्या होता है? देखो टेंसेस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह ये सारे बच्चे को आ जाए। ग्रामर शुड नॉट बी टोल्ड डायरेक्टली, हमें बच्चे को प्राइमरी लेवल पे ग्रामर डायरेक्ट नहीं सिखानी कभी भी, ये बात समझ लेना। ठीक है, ये एक्वायर होती है बच्चे के थ्रू, बच्चा एक्वायर करता है इसको नॉन कॉन्शियस वे में, उसको पता भी नहीं चलता कि उसको ग्रामर आ गई, उसको आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हमारा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी है जब हमारे एसोसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्शन विद वर्ड्स, किसी वर्ड्स के साथ में जब हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है, अच्छा इस वर्ड को ये कहते हैं या इस एक्शन को ये कहते हैं, तो वो होती है हमारी वोकैबुलरी। रीडिंग एंड राइटिंग वोकैबुलरी आर अटेंड थ्रू एजुकेशन। जब पढ़ना और लिखना ये एजुकेशन से ही मिलता है हमें, वोकैबुलरी के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन मैंने आप बताए थे, दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। ठीक है, तो ये दो ही तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, या तो बोल के करेगा या वो लिख कर करेगा। ठीक है, या तो वो बोल कर करेगा या वो लिख कर करेगा। और इसके अंदर बच्चे का यही होता है कि वो अपने फीलिंग्स, थॉट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताएगा। तो भैया ये 6 ब्रॉड कंसेप्ट्स होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर इसमें से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो टेंशन मत लो, क्वेश्चंस मेनली हमारे एनसीएफ से आएंगे। ये इंग्लिश पेडागोजी भी आपको करवा रहा हूँ जो हमारी बीएड में या इन जगह आती है, कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी। ठीक है, धन्यवाद।